So hello everyone and very good evening to all of you. So this is second lecture of केमिकल काइनेटिक्स और लास्ट लेक्चर तक अगर हम बातें करें तो लास्ट लेक्चर तक हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी केमिकल काइनेटिक्स की देख ली थी। जैसे रेट क्या होता है, कितने प्रकार के रेट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो सारी चीजें हमने वहां पर कवर कर ली थी। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत देखा था कि ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, ये सारी चीजें डिस्कशन हुई थी लास्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे रेट कांस्टेंट से। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखिए रेट कांस्टेंट क्या होता है। कल भी हमने एक टर्म तो देख ही लिया था कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, के से रिप्रेजेंट करते हैं। आज इसी को डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए फर्स्ट पॉइंट को मैं रीड करता हूं। इट इज डिफाइंड एज द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी रख देते हैं तो जो भी इनिशियल रेट होगा रिएक्शन का, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूनिटी रख दीजिए, तो जो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रेट कांस्टेंट होगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से डिपेंड नहीं करता। बेसिकली ये कांस्टेंट क्वांटिटी है जो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो ये रेट मतलब रेट कांस्टेंट जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा। इस चीज को याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट होगा इसके बारे में, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ने लगती है और टेम्परेचर घटाने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू घटने लगती है। तो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये टाइप ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आयनिक रिएक्शन है, तो आयनिक रिएक्शन बहुत ज्यादा तेजी से होती है। जैसे HCl और NaOH की रिएक्शन करा के आप NaCl और वाटर बनाएंगे तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। ठीक है। और दूसरा एक एग्जांपल करें अगर रेस्टिंग ऑफ आयरन, तो रेस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लो प्रोसेस होता है। लोहे में जंग लग जाना एक बहुत स्लो रिएक्शन है। तो रेट कांस्टेंट आयनिक रिएक्शन के लिए तो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। उसके पीछे वजह रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट बहुत हायर होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें हम रस्टिंग ऑफ आयरन में रेट कांस्टेंट की, तो बहुत कम होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज अ स्लो रिएक्शन। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं रेट कांस्टेंट के बारे में जिन्हें आप यहां से अभी लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, जल्दी से लिख लेंगे अब यहां पे। ठीक है, लिख के मुझे कंफर्म कर देंगे जब कंप्लीट हो जाएगा।
ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, नया टॉपिक है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखिए, यूनिट क्या होती है रेट कांस्टेंट की, वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है, रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना है, उस बात पर रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर अलग अलग होगा तो यूनिट जो होगी रेट कांस्टेंट की वो भी अलग अलग होगी। जैसे अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ओवरऑल ऑर्डर जीरो होता है उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। और अगर ओवरऑल ऑर्डर एक हो जाएगा तो ऐसी रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर दो टाइप की रिएक्शन लिखी हुई है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। इन्हीं के बारे में बेसिकली इस चैप्टर में ज्यादातर बातें होंगी। ठीक है, और जैसे बात करते हैं के की यूनिट, मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितनी होती है, तो वो होती है मोलार पर सेकेंड। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। और मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, या तो ये होगी। ठीक है, तो दो तरीके से यूनिट होगी, या तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट आप लिख सो मोल पर, मोलार पर सेकेंड लिख दो, या दोनों एक ही बात है, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, के की यूनिट अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो तो वो सिर्फ सेकेंड इनवर्स होती है। यहां पर मोल या मोलार का टर्म कहीं पर भी नहीं दिखता। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट हो जाएगी सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, अगर रिएक्शन का ऑर्डर n है, n मतलब n में कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 3, ठीक है, 4 कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर हम बातें कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, अगर n ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसका जो k का यूनिट होगा वो हो जाएगा मोलार की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड की पावर -1। ठीक है, ये हो जाएगा मोलार की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड की पावर -1। ठीक है, या तो ऐसे लिख दो, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड की पावर -1। मोलार को मोल पर लीटर लिख सकते हैं, तो दोनों एक ही चीज हो गई। ठीक है, तो nth ऑर्डर रिएक्शन बोलने का मतलब क्या, ओवरऑल ऑर्डर कितना है n। तो फटाफट ये भी लिख लो फिर आगे बढ़े।
हो जाए तो बता दिया करो, नहीं मैं ये लाइव स्ट्रीम तुरंत बंद कर दूंगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बाद में देख लोगे, ये कर लोगे, तो मैं यहां से लाइव स्ट्रीम अभी तुरंत ऑफ कर दूंगा इसको। मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मुझे उसका रिस्पॉन्स चाहिए यहां पर तुरंत, जैसे तुम्हारा कंप्लीट हो जाए तुम बता दो, नहीं मैं ये लाइव स्ट्रीम तुरंत बंद करके यहां से हट जाऊंगा। नोट पॉइंट देखते हैं, एक नोट पॉइंट है यहां पर, इफ वैल्यू ऑफ के इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, यहां पर तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसमें के की यूनिट पता चल गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो वहां पर भी के की यूनिट पता चल गई। तो मान लो किसी क्वेश्चन में के की वैल्यू गिवन है तो फिर तुम वहां से ओवरऑल ऑर्डर भी बता सकते हो रिएक्शन का। जैसे मान लो एक एग्जांपल लें कि के का वैल्यू है 2 × 10⁵ सेकेंड इनवर्स, मान लिया ये है के का वैल्यू। तो यहां से के की वैल्यू में यूनिट भी तो दिख रही है के की सेकेंड इनवर्स, और हमें तो पता है सेकेंड इनवर्स मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा रिएक्शन का, 1। ठीक है, तो अगर क्यू क्वेश्चन में के की वैल्यू गिवन है तो वहां से यूनिट देख सकते हो, और यूनिट पता चल गई तो रिएक्शन का ऑर्डर भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ो।
नेक्स्ट देखो, अब यहां से स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को समझेंगे यहां पर अब। ठीक है, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ओवरऑल ऑर्डर, लास्ट लेक्चर में हमने ओवरऑल ऑर्डर देखा था किसी भी रिएक्शन का, तो ओवरऑल ऑर्डर अगर किसी रिएक्शन का जीरो होगा तो ऐसी रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो, कल हमने एक और तरीका समझा था रेट लिखने का। जैसे मान लिया ए से बी एक रिएक्शन जा रही है और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसा मान लिया। ठीक है, तो इसका रेट हम कैसे लिखेंगे? k इंटू ए की पावर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर जीरो। तो हर जगह ऑर्डर क्या हो जाए यहाँ पे, इस तरीके से लिखा जा सकता है, या कैसे भी लिख सकते हो, ओवरऑल ऑर्डर जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, क्योंकि ए से बी जा रहा है तो यहां पर हम रेट को क्या लिख देंगे? रेट को के लिख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, और के क्या है? रेट कांस्टेंट है। तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया वो क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ए से बी अगर रिएक्शन जा रही है तो उसका रेट ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने कल एक तरीका सीखा था। ठीक है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट क्या आ गया यहां पर? कांस्टेंट आ गया। तो यहां पर क्या बात हो रही है? रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। हम ए से बी टाइप रिएक्शन को ही देख रहे हैं, यहां पर इसी तरीके की रिएक्शन को देख रहे हैं। तो इस रिएक्शन में हम ये बोल रहे हैं कि जीरो ऑर्डर अगर ये रिएक्शन है तो इसका जो रेट होगा वो कांस्टेंट होगा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसका रेट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिख लो। ठीक है, बहुत आसान आसान सी बातें हैं, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे याद रखने वाली बात हो गई कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन को के लिखा जा सकता है और के कांस्टेंट है। तो फिर वहाँ पर ये भी बोल दिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ये क्यों बोला कि टेम्परेचर पर? क्योंकि जो रेट कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लिया हमने ए से बी एक रिएक्शन कंसीडर की, ठीक है, और t बराबर जीरो पर ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए नॉट है, तो बी की तो कुछ रही नहीं होगी t बराबर जीरो पर कॉन्सेंट्रेशन। अब मान लो कुछ टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम, ये t है मान लो, ये t टाइम बाद ए की कॉन्सेंट्रेशन कुछ हो गई ए नॉट माइनस एक्स, तो x बी की कॉन्सेंट्रेशन हो गई होगी, क्योंकि x ए का डिकम्पोज हो गया तो वो b में चला गया। ठीक है, तो t टाइम पर a की कॉन्सेंट्रेशन को at से रिप्रेजेंट किया। ये जो at सिंबल तुमको दिख रहा है यहाँ पर at, वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट t टाइम पर at कॉन्सेंट्रेशन है, और a नॉट क्या है? t बराबर जीरो पर a की कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म है, एक तो at है और एक a नॉट है। a नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? t बराबर जीरो पर a की कॉन्सेंट्रेशन, और at क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? t टाइम पर। इसको t टाइम बोल देते हैं, ये जो t1 लिखा है ना यहाँ पर,
इसको टी बोल देते हैं। तो टी टाइम पर ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसको हम ए टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टी टाइम पर ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, टी नॉट ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां पर लिखा है ए नॉट माइनस एक्स। अब ध्यान दो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका रेट हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कल आपने सीखे थे, मतलब लास्ट लेक्चर में आपने दो तरीके सीखे थे। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी। एक तो ये तरीका है लिखने का, माइनस डी ए बाई डी टी बराबर डी बी बाई डी टी, ये पहले पहले तरीका बताया गया था। और दूसरा तरीका ये है कि हम r को k लिख सकते हैं, जैसा अभी हमने ऊपर सीखा है, r बराबर k कांस्टेंट, r बराबर रेट कांस्टेंट। तो यहां पर r बराबर माइनस डी ए बाई डी टी, और फर्दर इसको मैं r बराबर k भी लिख सकता हूं। तो इस तरीके से ये एक रिलेशन आ गया रेट ऑफ रिएक्शन का। ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने कंसीडर किए ए से बी, उसके रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को एक साथ ले लिया, मतलब ये दोनों को कंपेयर किया, माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के को कंपेयर किया, ठीक है। तो माइनस डी और डी टी को यहाँ ले आए, मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस डी ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, के डी टी हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा गया तो इसको इंटीग्रेट कर दिया एक बार हमने। तो इंटीग्रेट कर दिया, ए की कॉन्सेंट्रेशन को कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दिया, शुरुआत में ए नॉट थी तो शुरुआत से लेके टी टाइम को ए नॉट ए टी कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो ए टी तक इंटीग्रेट कर दिया इसको। यहीं पे राइट हैंड साइड को जीरो से टी तक इंटीग्रेट कर दिया, जीरो पर कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन ए टी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद तुमको समझ में आ गया होगा, माइनस डी ए क्या हो जाएगा, माइनस ए, और जब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल रख देंगे ए टी और ए नॉट, क्योंकि माइनस है तो ए नॉट माइनस ए टी आ जाएगा, यहां पर तुम करके देख लेना ये चीज, ठीक है। ए नॉट माइनस ए टी आ जाएगा, और राइट साइड में के डी टी का इंटीग्रेशन के टी हो जाएगा, और टी और जीरो रखने पर के टी आपको मिल जाएगा। तो फाइनली हमको एक इक्वेशन मिल गई है इंटीग्रेट करने के बाद, दैट इज ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी। उसको फर्दर हम लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। ए टी क्या है, ए की कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पर, ए नॉट क्या है, ए की कॉन्सेंट्रेशन टी बराबर जीरो पर। बात समझिए, के क्या है, रेट कांस्टेंट, टी टाइम है। तो यहां से हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अगर हमको t बराबर जीरो पर कॉन्सेंट्रेशन ए की दे दे और k बता दे तो हम ए टी तो यहां से निकाल सकते हैं ना, ए टी मतलब t टाइम पर कितनी ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो। तो इसको फर्दर लैंग्वेज में लिखा गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टी टाइम इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस रेट कांस्टेंट इनटू टाइम, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन डेरिवेशन तक लिखो, यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। फटाफट यहां से लिख लो, ये जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन है। अभी इक्वेशन याद भी रखनी है, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है।
यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक लिख के बताना AT बराबर A नॉट माइनस KT। अच्छा ये वाला नीचे वाला भी लिख लेना, ठीक है, वर्ड्स में टी टाइम पर ए, ये AT क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टी टाइम, A नॉट क्या है, A की कॉन्सेंट्रेशन T बराबर 0 पर, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A की, के रेट कांस्टेंट है और टी टाइम। रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, किसी एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है AT की वैल्यू हमने यहाँ पर A नॉट माइनस एक्स लिखी है, तो फर्दर AT को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो AT निकल के आया है इसको लिख सकते हैं A नॉट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT, ठीक है। A नॉट माइनस एक्स को हम A नॉट माइनस KT लिख सकते हैं, ओके। तो A नॉट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और इवेंचुअली हमको क्या मिल जाएगा, x बराबर KT। ये x क्या है, x कितना A का कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन A नॉट था, टी टाइम पर A नॉट माइनस एक्स हो गया, ठीक है। इसका मतलब x कॉन्सेंट्रेशन A का खत्म हो गया है ना, कंज्यूम हो गया है x कॉन्सेंट्रेशन। तो ये x क्या है, अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज्ड फॉर A का जितना कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ है उसकी बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, बात समझ गए। तो यहाँ पर एक और रिलेशन आ गया x बराबर KT, ठीक है। ये वाला पॉइंट लिख लो, फिर हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट लिखो, उसके बाद क्वेश्चन भी लिखना स्टार्ट कर देना, मैं स्क्रॉल कर दूंगा धीरे धीरे। हो गया हो तो एक क्वेश्चन लिख लेना, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रिएक्शन है A से B जिसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, K का वैल्यू दिया है 20 मोलार पर सेकेंड, ठीक है। 20 मोलार पर सेकेंड से क्या समझ में आ रहा है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इफ इनिशियली 20 मोल ऑफ A इज टेकन इन 1 लीटर कंटेनर, फाइंड द टाइम व्हेन द मोल्स ऑफ A विल बी रिड्यूस्ड टू 10 मोल, ठीक है। पहले तो हमने 20 मोल ले लिए 1 लीटर कंटेनर में, और उसके बाद आपको वो टाइम बताना है जब A के खाली खाली 10 मोल बचे हैं आपके पास, ठीक है। इसका मतलब टी टाइम पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन बोल रखी है, 10, और A नॉट मतलब टी बराबर 0 टाइम पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन दी थी, 20, माइनस के का वैल्यू भी 20 है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया इस वाले रिलेशन में AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT में, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करके तुम टाइम का वैल्यू यहाँ से हाफ सेकेंड निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कॉन्सेंट्रेशन और मोल यहाँ पर बराबर हो जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम जो कंटेनर का है वो 1 लीटर है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करो चाहे मोल्स की बात करो वो बराबर है, लेकिन जो हमारा रिलेशन है मतलब AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT वाला जो रिलेशन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन रखी जाएगी, ठीक है। और अगर वॉल्यूम 1 लीटर होगा तो कॉन्सेंट्रेशन रखो चाहे मोल रखो, बात तो एक ही होगी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन बोलने का मतलब है मोलैरिटी से, ठीक है। तो ये सबका आंसर आ गया होगा हाफ सेकेंड। चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पर आगे बढ़ते हैं, दैट इज टी हाफ या हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो क्या है समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हो कि इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन 20 थी
और आधे सेकंड बाद कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई, मतलब पहले 20 था और अब हाफ हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आधा सेकंड में कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया, है ना, यही मतलब हुआ। तो इसका मतलब हो गया आधा सेकंड को हम कह सकते हैं हाफ लाइफ इस रिएक्शन का। ठीक है, तो वही चीज देखने वाला है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको समझ में आ गया होगा हाफ लाइफ क्या है। इसको हाफ टाइम भी बोल सकते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म में टी हाफ, टी के सबस्क्रिप्ट में हाफ लिख के रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो वापस से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी एक बार। इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिएक्टेड। रिएक्टेंट का आधा कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, टाइम इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ, वही बात है। या हम ऐसे बोल सकते हैं टाइम एट विच AT इज इक्वल्स टू A नॉट बाई टी। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये मैथमेटिकली लिखा है। तो ऐसा टाइम जिस पर AT की वैल्यू A नॉट बाई टू हो जाती है उसको हम हाफ लाइफ बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो अपने को हाफ लाइफ निकालना है, तो वी नो द रिलेशन, है ना, हाफ लाइफ पे AT बराबर A नॉट बाई टू हो जाएगा। मतलब टी टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी वो इनिशियल का हाफ ही बचेगी ना। ठीक है, फिर हम रिलेशन यूज कर देते हैं AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस के टी, और AT की वैल्यू A नॉट बाई टू प्लग इन कर देते हैं यहाँ पर। A नॉट माइनस के टी की वैल्यू टी हाफ हो जाएगी, क्योंकि टी हाफ पर AT की वैल्यू A नॉट बाई टू हो जाती है। तो यहां से अगर तुम निकालोगे, ये A नॉट से A नॉट बाई टू घटा दोगे, तो यहां से टी हाफ का वैल्यू A नॉट बाई टू के आ जाएगा। ये वाला रिलेशन तुमको अपने ब्रेन में हमेशा फीड कर लेना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी A नॉट बाई टू के। A नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टू के। ठीक है, टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बराबर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टू के इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो फटाफट यहां से हाफ लाइफ वाले पॉइंट से लिखना स्टार्ट करो और नीचे तक लिख लो। ठीक है, तो यहां तक लिख लेंगे टी हाफ इज इक्वल्स टू A नॉट बाई टू के। फर्दर चाहे तो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना, A नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो टी हाफ बराबर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टू के इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, चलो तो यहां तक लिख लिया होगा तुमने।
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम बातें करेंगे कंप्लीशन टाइम की जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने का मतलब है सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, अब फर्दर रिएक्टेंट नहीं बचे। यहाँ पर हम सिंगल रिएक्टेंट की बातें कर रहे हैं। अभी जो भी रिएक्शन हमने कंसीडर किया सिंगल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। हमने ये नहीं लिया है कि दो रिएक्टेंट है तो तीन प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अभी एक रिएक्टेंट लिए हैं और एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है। अभी तक हम सिर्फ ए से बी तक की बातें कर रहे हैं। जितनी भी बातें हो रही हैं सिर्फ ए से बी तक की बातें हो रही हैं, सारी रिएक्शंस के लिए हमने बातें नहीं की है। ठीक है, चलो अब देखो कंप्लीशन टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है। टाइम इन विच ऑल रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, सारा का सारा रिएक्टेंट खत्म हो गया, या टाइम इन विच रिएक्शन इज कंप्लीटेड। कुछ भी बोल दो, या तो ये बोल दो, चाहे बोल दो ये बोल दो, या बोल दो टाइम एट विच एटी बराबर जीरो। एटी क्या है, टी टाइम पर ए का कॉन्सेंट्रेशन। तो जब टी टाइम पर ए का कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा तभी तो रिएक्शन खत्म हो जाएगा, मतलब सारा का सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। तो एटी की वैल्यू जीरो रख दोगे, ठीक है, तो वहां से टी कंप्लीशन निकाल लोगे। ठीक है, टी कंप्लीशन ए नॉट बाई के आ जाएगा यहां तक। ठीक है, तो फटाफट लिख लो इसको भी, एक से दूसरी चीज रिलेट होती जा रही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख के अब एक नीचे देखो एक क्वेश्चन दिख रहा होगा तुमको, तो वो भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। ठीक है, हो जाएगा तुमसे ये क्वेश्चन। अपने आप इसका आंसर भी बता दो मुझे फिर। ठीक है, इसका आंसर भी बता देना क्या आ रहा है। पहले का 1/4। ठीक है, तो पहले का 1/8 आएगा। ए नॉट बाई टू के फॉर्मूला लगा देंगे, देखो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ए नॉट बाई टू के फॉर्मूला लगा देंगे। ए नॉट कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, और के की वैल्यू 40 दी है। ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, तुमने गलती की होगी, ए नॉट 20 रख दिया होगा ना, तो 20 देखो, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन दिया था ये। यहाँ पर 20 मोल्स को 2 लीटर कंटेनर में डाले गए हैं। ठीक है, 20 मोल्स 2 लीटर कंटेनर में डाले गए हैं, तो इसका मतलब पहले हम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम करके कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, 10 आएगी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फिर वहां पे उसकी वैल्यू 10 पुट करेंगे और फिर आंसर आएगा। तो पहले वाले का आंसर 1/8 सेकेंड आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को याद रखना। मैं जानना था तुम गलत करोगे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था तुम्हें।
ठीक है। ए नॉट इज नॉट मोल, ए नॉट इज कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन निकालो, हर बार मोल को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, जब वॉल्यूम 1 दिया होगा तभी ऐसा कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो पहले वाले का 1/8 सेकेंड आ जाएगा और दूसरे वाले का 1/4 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। टी कंप्लीशन जो होगा दैट इज डबल ऑफ टी हाफ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टी हाफ को तो भी तुम टी कंप्लीशन निकाल लोगे, दैट इज 1/4 सेकेंड। सो सेकेंड वाले का आंसर 1/4 सेकेंड आएगा। बात समझ गए? आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा पार्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि ए नॉट ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी में ए नॉट और ए टी कॉन्सेंट्रेशन है, ना कि मोल है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोल सब एक बराबर हो जाएगा अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 लीटर का होगा तो, ठीक है। यहाँ पर वापस से उसी को एक नोट पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, टी कॉम्प्लीशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ टी हाफ। टी हाफ का डबल हो जाएगा टी कॉम्प्लीशन, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात हो रही है, ठीक है। ये बात जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो रही है, ठीक है। तो फटाफट ये वाला पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये वाला भी पॉइंट लिख लेना आप, टी कंप्लीशन इज इक्वल्स टू 2 टी हाफ। चलो ये लिख के हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। एनालिसिस ऑफ हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है टी हाफ है, टी हाफ उसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जैसे टी हाफ का वैल्यू ए नॉट बाई 2k है, विच वी नो, है ना। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी हाफ, ठीक है। अब जैसे मान लो ए नॉट से ए नॉट बाई 2 तक आने में कितना टाइम लग जाएगा? ए नॉट से ए नॉट बाई 2 टी हाफ टाइम लग जाएगा, ए नॉट बाई 2 के होता है वो टाइम, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं ए नॉट से ए नॉट बाई 4 आने में कितना टाइम लग जाएगा? तो जब कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट थी तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ होने में ए नॉट बाई 2 के टाइम लग रहा था। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट बाई 2 हो जाए तो ए नॉट बाई 2 का हाफ ही तो है ए नॉट बाई 4, तो ए नॉट बाई 2 अगर कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो हाफ होने में, कॉन्सेंट्रेशन हाफ होने में कितना टाइम लगेगा? ए नॉट बाई 4 के लगेगा, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना वो। अब हमारे लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट बाई 2 से ए नॉट बाई 4 में अब हमारे लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? ए नॉट बाई 2, ठीक है। तो ए नॉट की वैल्यू ए नॉट बाई 2 रख देंगे तो ए नॉट बाई 4 क्या आ जाएगा। ऐसे ही ए नॉट बाई 4 से ए नॉट बाई 8 होने में कितना टाइम लग जाएगा? ए नॉट बाई 8 के, ठीक है। क्योंकि अभी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए कितनी हो गई है? ए नॉट बाई 4। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, ए नॉट बाई 2 के किस में रिड्यूस हो जाएगा? ए नॉट बोले तो ए नॉट बाई 4 अपॉन 2 के, तो वो तो ए नॉट बाई 8 के आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। ये इसी से डिराइव्ड है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। अब हम डायरेक्टली बात करें कि ए नॉट से ए नॉट बाई 4 होने में कितना टाइम लगेगा, तो ए नॉट से ए नॉट बाई 2 होने में ए नॉट बाई 2 के टाइम लगता है, और ए नॉट बाई 2 से ए नॉट बाई 4 होने में ए नॉट बाई 4 के टाइम लगता है, ठीक है। तो ए नॉट से ए नॉट बाई 4 आने में कितना टाइम लगेगा? ए नॉट बाई 2 के प्लस ए नॉट बाई 4 के, ठीक है, सम कर देंगे। ऐसे ही ए नॉट से ए नॉट बाई 8 आने में कितना टाइम लगेगा? ए नॉट बाई 2 के प्लस ए नॉट बाई 4 के प्लस ए नॉट बाई 8 के। सिमिलरली ए नॉट से ए नॉट अपॉन 2 पावर n, यहां पर आप देख पा रहे हो 2 की पावर 2 है ये, ठीक है। यहां पे 2 की पावर 3 है। ऐसे ही 2 की पावर n आने में कितना टाइम लग जाएगा? ए नॉट बाई 2 के प्लस ए नॉट बाई 4। जब यहां पर 8 था तो कहां तक? ए नॉट बाई 2 के प्लस ए नॉट बाई 4 के प्लस ए नॉट बाई 8 के तक आ रहा था ना टाइम। जब यहां पर 4 था, यहां पर नीचे, तो कितना आता टाइम? ए नॉट बाई 2 के प्लस ए नॉट बाई 4 के। तो अब यहां पर 2 की पावर n है, तो टाइम कितना आएगा? ए नॉट बाई 2 के प्लस ए नॉट बाई 4 के प्लस ए नॉट बाई 8 के एंड सो ऑन अप टू ए नॉट बाई 2 की पावर n के। क्योंकि यहां पर जितना है उतने पर ही ये टाइम एंड होगा। यहां पर 4 है तो 4 पर ही एंडिंग होगी, यहां पर 8 है तो 8 पर ही एंडिंग होगी, यहां पर 2 की पावर n है तो 2 की पावर n पर ही एंडिंग होगी, ठीक है। अब यहां पे हमने ए नॉट बाई के को कॉमन ले लिया इस पूरे पार्ट में से, ए नॉट बाई 2k को कॉमन ले लिया, तो ए नॉट बाई के को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर? हाफ प्लस हाफ स्क्वायर प्लस हाफ क्यूब, इस तरीके से ऐसे बच जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली एक जीपी है, गणित वाले बच्चे पढ़ते हैं तो आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है अगर जो गणित वाले बच्चे नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा के हमने ये टाइम डिराइव कर दिया, तो टाइम की वैल्यू ये आ जाएगी,
ठीक है, आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूं कि ए नॉट से ए नॉट बाई टू की पावर एन तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम लगेगा ए नॉट बाई के इंटू वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन। इसको थोड़ा और रिड्यूस कर लें, अगर ये टू की पावर एन को यहां भेज दे तो कितना आ जाएगा, ये टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन इंटू के। ठीक है, टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन टू के इंटू ए नॉट। ठीक है, तो ये आ गया टू की पावर एन माइनस वन। अब यहां से देखो, ये टू की पावर एन को तोड़ सकते हैं ना, दो भाग में तोड़ लेंगे। एक तो हो जाएगा टू की पावर एन माइनस वन, और एक हो जाएगा टू की पावर एन में। तो दो भागों में तोड़ लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं टू की पावर वन में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टू की पावर एन ही मिलेगा ना। तो इसी तरीके से हमने टू की पावर एन को तोड़ दिया टू की पावर एन माइनस वन इंटू टू में। ठीक है, अब ये ए नॉट बाई टू के क्या है, ए नॉट बाई टू के ये हाफ लाइफ है ना, टी हाफ है। तो यहां से ये टाइम फर्दर रिड्यूस होके क्या आ गया, टी हाफ इंटू टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से आ गया। ये कौन सा टाइम है, ये कौन सा टाइम है, ए नॉट से लेके ए नॉट बाई टू की पावर एन तक जाने में, ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन से लेके ए नॉट बाई टू की पावर एन कॉन्सेंट्रेशन होने में लगा हुआ टाइम है ये, टी हाफ इंटू टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन माइनस वन। एक तो ये टाइम आ गया, और एक ऐसे भी लिख सकते हो ए नॉट बाई के इंटू वन माइनस वन बाई टू की पावर एन, एक ये टाइम आ गया। तो कैसे भी लिख लेना, जरूरत पड़ने पर अकॉर्डिंगली हम चीज चेंज कर लेंगे। तो यहां से लिखना स्टार्ट करो।
ठीक है, सारे फॉर्मूले लिख लेना, इसका अभी एप्लीकेशन करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना। चलो, अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं और एक नोट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ आपसे। तो देखिए नोट पॉइंट क्या है, ये ए नॉट है, एक सेकेंड, दिस इज ए नॉट, ये ए नॉट है, ए नॉट लिखा है। ठीक है, तो अब देखो ए नॉट से ए नॉट बाई टू की पावर एन तक आने में कितना टाइम लगेगा, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहां पर फॉर्मूला लिखा है, दैट इज टी हाफ इंटू टी की टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन माइनस वन। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इस चीज को हमने वापस एक नोट पॉइंट में बना के लिख लिया है। अब एक चीज फिर से देखने वाली है सेकेंड नोट पॉइंट में। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, यहां से अगर मैं एन की वैल्यू वन रख दूं, ठीक है, ये जो टाइम टेकन है उसको टी बोल दे रहा हूं मैं। ठीक है, और इस n की वैल्यू यहां पर एक बार वन पुट कर दे रहा हूं, तो क्या आ जाएगा टू माइनस वन, और यहां पर भी पुट करूंगा तो टू की पावर जीरो आ जाएगा, वन, तो वन अपॉन वन, तो t बराबर उस केस में t हाफ हो जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू यहां पर टू पुट कर दूं तो फोर माइनस वन थ्री, और यहां पर टू माइनस वन वन, तो थ्री बाई टू इंटू टी हाफ आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे थ्री पुट करोगे तो सेवन बाई फोर इंटू टी हाफ हो जाएगा, फोर पुट करोगे तो फिफ्टीन बाई एट इंटू टी हाफ हो जाएगा। तो जो टी का फॉर्मेट आएगा लाइन बाय लाइन, वो क्या आएगा, पहली पहली बार तो टी हाफ आ गया। ठीक है, पहली बार टी हाफ आने का मतलब क्या है, ए नॉट से ए नॉट बाई टू तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टी हाफ टाइम लगेगा। फिर अगर दूसरी बार मैं एन बराबर टू पुट करूं, इसका मतलब क्या है, ए नॉट से ए नॉट बाई फोर आने में कितना टाइम लगेगा, वो थ्री बाई टू इंटू टी हाफ लगेगा। अब फिर मैं बोलूँ कि ए नॉट से ए नॉट बाई एट आने में, तीसरी बार तक जाने में, ए नॉट से ए नॉट बाई टू पहला हो गया, ए नॉट से ए नॉट बाई फोर दूसरा हो गया, ए नॉट से ए नॉट बाई एट तीसरा हो गया, ए नॉट से ए नॉट बाई एट आने में इतना टाइम लगेगा। ठीक है, सेवन बाई फोर इंटू टी हाफ, तो वही चीज लिखी है यहाँ पर, एन बराबर वन के करस्पॉन्डिंग, टू के करस्पॉन्डिंग, थ्री और फोर के करस्पॉन्डिंग। टी बराबर टी हाफ पर कॉन्सेंट्रेशन ए की कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाई टू हो जाएगी। टी बराबर थ्री बाई टू टी हाफ पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाई फोर हो जाएगी, ए नॉट बाई टू का स्क्वायर। तीन रख देंगे तो सेवन बाई फोर टी हाफ पर कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट बाई एट हो जाएगी, विच इज ए नॉट बाई टू की पावर थ्री। ऐसे ही एन फोर रख दे तो फिफ्टीन बाई एट टी हाफ टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाई सिक्सटीन या ए नॉट बाई टू की पावर फोर। इस तरीके से फर्दर लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों नोट पॉइंट को नोट कर लें। ठीक है, दो तीन बार पढ़ेंगे तो आ जाएंगी चीजें। ठीक है, अगर हो गया होगा तो क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर तुमको दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को कर लो। ठीक है, तुमने ये वाला पॉइंट लिख लिया तो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, करो।
ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन करके बता दो, आसान सा क्वेश्चन है। आंसर बता दो फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। चलो देखो ध्यान से, अब स्टार्ट करते हैं। 0.025 मोलार, तो ठीक है, तो आंसर आएगा 0.025 मोलार, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं उन बच्चों के लिए जिनका नहीं आया अभी तक। देखो क्वेश्चन में बोला है ए से बी तक एक रिएक्शन जा रही है, ठीक है, और ऑब्वियसली जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बातें कर रहे हैं अभी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.1 मोलार टू 0.05 मोलार इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है 0.1 से 0.05 मोलार तक। आपको ए की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है 15 सेकेंड बाद। 15 सेकेंड पर कितनी हो जाएगी, मतलब आपको A15 कैलकुलेट करना है। AT मतलब A15 कैलकुलेट करना है। तो आपको A0 दिया हुआ है, A0 दिया हुआ है और A10 दिया हुआ है। T बराबर 0 पर कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और T बराबर 10 सेकेंड पर कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइडेड है। तो मेथड नंबर 1 देख रहे हैं अभी हम, तो फॉर्मूला लगा दिए AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। ठीक है, तो AT बोले तो A10 इज 0.05, A0 इज 0.1 माइनस K इंटू T इज 10। ठीक है, 10 सेकेंड बाद की बात कर रहे हैं। तो यहां से तो आपने K की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, विच कम्स आउट टू बी 0.005। ठीक है, अब क्या किया आपने, अब यू हैव टू कैलकुलेट A15 कैलकुलेट करना है ना। A15 इज इक्वल टू, वापस एक फॉर्मूला लगाए, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। तो AT की वैल्यू A15 रख दी, A0 माइनस T की वैल्यू 15 हो गई। तो A15 माइनस A0 इस शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन तो 0.1 है, माइनस 15 इंटू K का वैल्यू यहां से निकाल के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 0.1 माइनस, इसको थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो इट विल कम आउट 0.025 मोलार। Okay, so this is method number 1 of this question. If we'll talk about method number 2, how we can proceed in another way, you know that A0 से A0 by 2 तक जाने में आपको जो टाइम लगता है that is T half, okay, which is A0 by 2K, और A0 by 2 से A0 by 4 जाने में कितना टाइम लगेगा, A0 by 4K। ठीक है, अगर ये वाला टाइम 10 सेकेंड है, मतलब हाफ लाइफ ही तो है, 0.1 से 0.05 जाने में आधी कॉन्सेंट्रेशन हो गई ना, 0.1 से 0.05 हाफ कॉन्सेंट्रेशन हो गई। तो 0.1 से 0.05 जाने में अगर 10 सेकेंड लगा है, ठीक है, तो 0.05 से फर्दर हाफ जाने मतलब 0.025 जाने में तुमको 5 ही सेकेंड लगेगा, क्योंकि पहला टी हाफ तो A0 by 2K और दूसरा टी हाफ A0 by 4K हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ही सेकेंड लगेगा। तो टोटल अगर मैं बात करूं A0 से A0 by 4 जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 10 सेकंड प्लस 5 सेकंड 15 सेकंड। तो क्वेश्चन यही तो पूछा, 15 सेकंड बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, तो कितना कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.025 विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है, सो दिस मेथड इज विदाउट कैलकुलेशन, यू कैन ओनली थिंक कि कैसे हुआ है ये चीज। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन इज 0.025 मोलार आफ्टर 15 सेकेंड। ठीक है, दिस इज मेथड नंबर 2।
नाउ मेथड नंबर 3 क्या है, देखो मेथड नंबर 3 भी समझ लेते हैं क्या है, तीसरा तरीका। बाई क्वेश्चन वी कैन टेल कि टी हाफ 10 सेकंड है ना, बाई क्वेश्चन, क्योंकि पॉइंट 1 से पॉइंट 05 तक पहुंचने में 10 सेकंड लग रहे हैं, तो वो टी हाफ ही है अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट 1 मान ले तो। ठीक है, अब देखो 15 सेकंड क्या होता है, हमने अभी एक नोट पॉइंट ऊपर लिखा है, यहाँ पर आप देख पाते हो टी का जो फॉर्म रहेगा कौन कौन सा रहेगा, टी हाफ आ सकता है, 3/2 टी हाफ आ सकता है, 7/4 टी हाफ आ सकता है, 15/8 टी हाफ आ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप टी हाफ 10 सेकंड बोल देते हो तो 15 सेकंड का मतलब क्या है, वो तो 3/2 टी हाफ है। 3/2 टी हाफ मतलब सेकंड हाफ लाइफ है ना, फॉर एन बराबर 2 आ रहा है, और एन बराबर 2 जब आता है तो कॉन्सेंट्रेशन एन बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग कितनी हो जाती है, यहां पर देखो एन बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है, ए नॉट अपॉन 4। ठीक है, पहली बार तो ए नॉट बाई 2 होगी, दूसरी बार ए नॉट बाई 4 होगी, तीसरी बार ए नॉट बाई 8 होगी। तो यहाँ पर दूसरी बार की बात हो रही है ना, एन बराबर 2 की वैल्यू के लिए बात हो रही है, तो दूसरी बार तो कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट बाई 4 हो जाएगी, ए नॉट मतलब 0.1/4 मतलब 0.025। तो ऐसे भी सोच सकते हो, तुम्हें तीसरा तरीका ये। ठीक है, तो पहला वाला तरीका जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें। ठीक, घर पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ये जो चीजें बताई जा रही है कि प्रैक्टिस कर लेना, घर पर आ जाएंगी चीजें, 2 बार 3 बार करोगे तो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 को कॉपी कर लें यहाँ से, अगर किसी का कॉपी नहीं हुआ है तो। तीनों तरीके से प्रोसीड करेंगे आप, नोट्स के अंदर क्वेश्चन आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप फ्रीक्वेंट हो जाएंगे एक पर्टिकुलर मेथड के ऊपर। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा सबने यहाँ तक। ठीक, ये वाला तो लिख ही लिया होगा, मेथड नंबर 2 कॉपी कर लो यहाँ पे, शायद ये नहीं किया हो तुमने, तो मेथड नंबर 2 कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ पे मेथड नंबर 2 कॉपी कर लो। ठीक है, फिर मेथड नंबर 3 कॉपी कर लेना, और घर पर जाके एक बार सोच लेना मैं बोल क्या रहा हूँ। थोड़ा मेथड नंबर 3 हो सकता है तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा हो, बट वो नोट पॉइंट को 2-3 बार पढ़ना, चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर 10 सेकंड टी हाफ बोल रहे हो तो उसका 1.5 टाइम्स है 15 सेकंड, और 1.5 टाइम्स टी हाफ किसके करस्पॉन्डिंग होता है, एन बराबर 2, और उस समय कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है, ए नॉट बाई 4। ठीक है, तो यही चीज़ बोली गई है यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 0.025 मोलार। ठीक है, चलो, तो लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो बाद में बैक करके आके लिख लेना। देखो नेक्स्ट हेडिंग इज
अगर मान लिया अभी तक तो हमने रिएक्शन ए से बी तक की बात की है, अब रिएक्शन मान लो Na से बी हो जाए, मतलब Na से बी का मतलब है 2A से बी, 3A से बी, इस टाइप से रिएक्शन हो जाए, तो फिर हम क्या बातें करेंगे। जैसे मान लिया कि एक रिएक्शन कंसीडर की हमने Na से लेके बी तक, ठीक है, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। टी बराबर जीरो पर जो कॉन्सेंट्रेशन है ए की वो है ए नॉट, और टी टाइम पर जो ए की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी वो ए टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं रेट को, हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट को के लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, और इसको यहां से इस वाली रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखोगे तुम, -1/n इंटू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी, ये लिखोगे। तो रेट को फर्दर तुम यहां से -1/n डी ए बाई डी टी भी, तो दोनों तरीके से रेट लिखना है एक ही बार में, है ना। तो R बराबर के तो आ गया नया वाला तरीका जो बाद में पढ़ा था, और पहले जो तरीका पढ़ा था वो मोल मोल एनालिसिस वाला यहां से आ गया, दोनों को बराबर कर दिया। फिर यहां से -1/n डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के बराबर करोगे, ठीक है। अब एन डी टी जो है ना, ये एन डी टी, ठीक है, एन डी टी को इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो इधर क्या बच जाएगा, माइनस डी ए इज इक्वल्स टू के एन डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर लो इनिशियल से फाइनल के बीच में, मतलब टी बराबर जीरो से लेके टी टाइम तक। टी बराबर जीरो पर जो कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ए नॉट, और टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन है ए टी, ठीक है। तो ये चीज हमने कर लिया। वापस से जब तुम इंटीग्रेट करोगे, घर पर कर लेना इंटीग्रेट इस चीज को, तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुमको जो वैल्यू मिलने वाली है वो ये मिलने वाली है, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस एन के टी। पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, ए से बी के लिए ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, अभी क्या आ गया, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस एन के टी। तो इसका मतलब ये है कि जो जो तुमने फॉर्मूले पहले पढ़े थे सारे अभी भी फॉलो हो जाएंगे वैसे के वैसे, बस के की जगह एन के पुट कर देना, ठीक है। तो अब तुम क्या सोच सकते हो, देखो लिखा है यू मे नाउ थिंक टू रिप्लेस के बाई एन के, क्योंकि जो फॉर्मूला आ रहा है वो पहले के आ रहा था, एन ए मतलब ए से बी के लिए ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी आ रहा था। अब एन ए से बी के लिए जो नया फॉर्मूला है ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एन के टी आया है ना। तो अब आप तुम सोच सकते हो कि के को रिप्लेस कर दोगे एन के से सारे फॉर्मूले में इन द प्रीवियस फॉर्मूलाज, तो सारे फॉर्मूले तुम्हें फिर से मालूम हो गए। तो अगर तुमने ए से बी तक के सारे फॉर्मूले याद किए हैं तो एन ए से बी तक के भी तुम्हें सारे फॉर्मूले याद हो गए हैं, बस के की जगह क्या पुट कर देना, एन के पुट कर देना, ठीक है। तो ये वाली चीज यहां से लिख लो, यहां से लिखना स्टार्ट करो। चलो ठीक है, तो यहां तक लिख लेना ये सारी चीजें कि सारे फॉर्मूलों में अगर एन ए से बी तक रिएक्शन आ गई है तो फिर आप रिप्लेस कर दोगे के को एन के से, ठीक है। तो यहां तक लिखना है तुमको। चलो तो यहां तक अगर लिख लिया है तुमने, सो वेरी गुड। अब ध्यान दो आगे,
मान लो Na से B तक है, तो फॉर्मूलों को वापस से अगर हम रिकॉल कराएं, सारे के सारे फॉर्मूलों को रिपीट करें, तो AT इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस एन के टी आ जाएगा। टी हाफ बराबर के पहले क्या था, ए नॉट बाई टू के, तो टू एन के हो जाएगा। कंप्लीशन टाइम कितना, तो सारी चीजें क्लियर होंगी। तुम ये खुद से भी कर सकते हो, इन दोनों का आंसर लिख लेना। पहले वाले का आंसर आ रहा है 0.025 मोलार और बी का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है 0.225 मोलार। तो ये आंसर लिख लेना, खुद से कर लेना क्वेश्चन, ठीक, कैलकुलेशन तुम खुद से कर सकते हो। सो नेक्स्ट हेडिंग, अगला हेडिंग लिखते हैं थोड़ा जगह छोड़ के, और अगर फिर भी नहीं आए तो देख लेना, वीडियो तो है ही। ग्राफ्स रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर से रिलेटेड कौन कौन से ग्राफ है, उन सब के बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब आर वर्सेस ए का ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है यहाँ पर। ए की कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक था, कोई नहीं, अपनी गलतियां देखो, गलतियों से एनालाइज करो, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर में व्हाट यू नो, रेट इज कांस्टेंट, रेट ए की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। आर बराबर के हम ऑलरेडी लिख चुके हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो रेट वर्सेस ए का ग्राफ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, कांस्टेंट लाइन, ठीक है। के इज रेट कांस्टेंट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। हम लोग कौन सी रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, खाली खाली ए से लेके बी तक के लिए बात कर रहे हैं। हमारी स्टडी जो है अभी के लिए इसी पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन पर रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो आर वर्सेस ए का ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा कुछ, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का जो ग्राफ हमें प्लॉट करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का, वी नो ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, है ना। तो यहां से ए तो वाई एक्सिस पर ले लेंगे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट टी टाइम, और टी को एक्स एक्सिस पर ले लेंगे। तो यहां से जो ग्राफ मिलेगा y इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के एक्स, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया, और ग्राफ प्लॉट करना होपिंग आपको आता ही होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरीके से कुछ बन जाएगा, ठीक है। बात समझे, चलो। तो ये भी समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो होगी नहीं इसमें भी, है ना। अभी लिख लेना। थर्ड वाला क्या है, टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ। तो टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, ए नॉट बाई टू के। तो टी हाफ ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए नॉट अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वेरी कराते रहेंगे तो टी हाफ भी वेरी करता रहेगा, ठीक है। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर देंगे तो टी हाफ फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा हूं वेरिएबल पार्ट ले रहे हैं ए नॉट को, तो टी हाफ और ए नॉट में वेरिएशन आएगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स टाइप ग्राफ बन रहा है यहां पर, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा तुमको। चलो, तो ये तीन ग्राफ्स हैं, तीन चार ग्राफ जो भी हैं इनको बना लेंगे, ठीक है। यहां से हेडिंग लिखेंगे ग्राफ्स रिलेटेड फॉर टू जीरो ऑर्डर।
ओके, देखो एक नोट पॉइंट वापस से सारी चीज़ों को जो आज हमने पढ़ा उसको अभी क्लब कर लेते हैं एक बार। एक नोट पॉइंट है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर ए से बी जा रही है तो फिर हमारा पहला फॉर्मूला क्या है, टी टाइम पर जो ए की कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको ए टी बोल रहे हैं, 0 सेकेंड पर ए की कॉन्सेंट्रेशन को ए नॉट बोला जा रहा है। तो यहाँ से ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी आ गया पहला फॉर्मूला। दूसरा एक्स इज इक्वल्स टू के टी, एक्स क्या है, कितना ए का कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हो गया है वो है एक्स, ठीक है, कितना ए का कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हो गया है। तीसरा फॉर्मूला टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू के, ठीक है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट विच वी नो। सो अगर यहाँ पर हम के को सेम रखते हुए ए नॉट को वेरी करा दें तो टी हाफ वन अपॉन टी हाफ टू इज इक्वल्स टू ए नॉट वन अपॉन ए नॉट टू लिखा जा सकता है, ठीक है। टी कंप्लीशन वी नो ए नॉट बाई के है, टी कंप्लीशन कैन बी रिटर्न एज टू टाइम्स टी हाफ, ठीक है। ए नॉट से ए नॉट बाई टू तक जाने में ए नॉट बाई टू के टाइम लगता है, ए नॉट बाई टू से ए नॉट बाई फोर आने में ए नॉट बाई फोर के टाइम लगेगा, और फिर ए नॉट बाई फोर से ए नॉट बाई एट आने में ए नॉट बाई एट के टाइम लगेगा, ठीक है। ये वाली चीज है, ये वाला सीक्वेंस याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एन ए से बी तक अगर रिएक्शन जाएगी तो बस सारे फॉर्मूले में के की जगह एन के पुट कर देना, बाकी सारे फॉर्मूले एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो ये जो भी आज हमने पढ़ा उसको एक साथ क्लब किया, तो फाइनली लिख लो इन सब फॉर्मूलों को एक जगह। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आपने लिख लिया वेरी गुड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने रखेंगे, इतनी चीज़ों को अच्छे से कर लेना, ठीक है। जीरो